हेलो। मेरी ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग गेट 2022 का एग्ज़ाम लिखे हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं उनको बताऊंगा कि वो लोग अपने गेट के स्कोर को कैसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग गेट 2023 के एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग ईएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मेरी थोड़ी एडवाइस रहेगी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मिल जाए, ताकि आप लोगों को उस टाइम जोन से होकर ना जाना पड़े जिस टाइम जोन से होकर मैं गुज़रा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो लोग गेट का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, मान लेते हैं आपकी रैंक 100-150 या आप टॉप के रैंकर्स में हैं, 100-150 तक की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को आराम से पीएसयू मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उन लोगों को बस ये एक्सप्लोर करना होता है अभी इस टाइम में जो फ्री टाइम है, कि कौन सी पीएसयू बेस्ट है, कौन सी पीएसयू में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, कौन सी पीएसयू में जो लोकेशंस हैं वो अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी होती है। जिन लोगों की रैंक थोड़ी सी पीछे है उन लोगों को मान लेते हैं जैसे 300-400 तक रैंक है, 500 तक रैंक है। ब्रांच वाइज ये डिफ़र कर सकती है। मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैकेनिकल वाले अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी मान लेते हैं थोड़ी सी पीछे रैंक है टॉपर्स से, तो उस समय ये होता है कि आपका चांसेस पीएसयू में जाने के होते हैं, पर 100% नहीं कह सकते उस चीज़ को, है ना। तो आपको एमटेक के ऑप्शंस पे जाना ही होता है उस कंडीशन में। तो उस समय आपको ये होता है कि आप गेट के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें, साथ ही साथ एमटेक के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें। और ये नहीं होता, आपको भी पता है कि मतलब एमटेक भी बुरी बात नहीं है। आईआईटी से अगर आपको बेस्ट से बेस्ट आईआईटी से एमटेक करने का मौका मिलेगा। आईआईटी, आईआईएससी कहीं से भी आप करना चाहते हो वहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा, है ना। और आजकल तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस बहुत सारी हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और उनके पैकेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। तो आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और जिन लोगों की रैंक थोड़ी मतलब उससे भी पीछे है, तो वो लोगों को फिर उनके सामने सिर्फ एमटेक एक ऑप्शन रह जाता है। पर वो एमटेक बेस्ट ऑप्शंस अगर वो लोग चूज़ कर लेते हैं तो वो लोग उसको भी उन लो रैंक को भी एक तरीके से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर वो लोग उससे भी अच्छी एक कैरियर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई उन लोगों के लिए जो लोग जिन लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है और कैसे क्या उनको यूटिलाइज़ करना है। अब मैं बात करूँगा जो उन लोगों के लिए जो लोग गेट 2023 के एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको पीएसयू चाहिए, ठीक है, तो आपको रोज़ के 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। और वो भी कंसिस्टेंटली, है ना। ज़्यादा ब्रेक बिल्कुल भी नहीं। अगर ब्रेक होता है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको पीएसयू चाहिए और आपने ये अपना बकेट लिस्ट या कुछ एक टारगेट बनाया है, तो उसके लिए फिर आप ये सोच लीजिए कि 10 से 12 घंटे आपको रोज़ के पढ़ने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर आप उतना नहीं कर पाते, होता ही है कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते उस चीज़ को। सोच तो लेते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, आसान है, पर जब हम एग्जीक्यूशन के लिए उतरते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो होता ही नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत कम लोगों को ही आता है। ठीक है, तो अगर आप इतना कर पाते हैं तो आपको ये हो जाता है कि आपका पीएसयू में होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। फिर वो थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड कर जाता है कि यू नो कि कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं, पर 90% चांसेस ये होते हैं कि आपको पीएसयू मिल ही जाती है। अगर कोई बंदा है वो एवरेज पढ़ाई करता है, जो लोग एवरेज पढ़ाई करेंगे उनको पीएसयू मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है उनका चांस बन जाए। ठीक है, फिर वो भी एक तरीके से लक पे डिपेंड करता है कि 10% आपका अगर लक काम कर गया, आपके गेट में आपके हिसाब से क्वेश्चन आ गए तो आप पेल दोगे वहाँ पे। तो ये वाली बात हो जाती है।
है ना। और कई लोग होते हैं जो कॉलेज के साथ देते हैं और उनके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं और वो एमटेक में तुरंत चले जाते हैं और एमटेक में अच्छा खासा ऑप्शंस वो लोग काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और साथ ही वो फिर एकदम से कूद जाते हैं वहाँ पे एमटेक ऑप्शन में और अपना अच्छा कैरियर बना लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी की जा सकती हैं गेट एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। तो ये बात हो गई कि जो लोग गेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है ना। और ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ और मैं निकाल लूँगा, तो ये नहीं होता है, ठीक है। गेट एग्ज़ाम में आपको रगड़ के मेहनत करनी होती है। ईएसी एग्ज़ाम का भी ऐसा ही है। अगर आपको ईएसी एग्ज़ाम में आपको क्वालिफ़ाई करना है तो सिंपल सी बात है, 10 से 12 घंटे आपको ऑन एवरेज पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। और ईएसी एग्ज़ाम में तो ये भी है कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम आप ये ना आप हर कोई सोचता है कि मतलब कि मैं जेईई एग्ज़ाम लिख दूंगा, एई एग्ज़ाम लिख दूंगा और जहाँ भी एग्ज़ाम हो रहे हैं मैं वहाँ जा जाके एग्ज़ाम लिखूंगा और साथ ही साथ मैं ईएसी की प्रिपरेशन करूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे क्या होता है, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो जेईई एग्ज़ाम का भी अगर अपन ले लें तो वो थोड़ा वो डिफरेंट होता ही है। अपने को जीके वगैरह और ये सारी पढ़नी ही पड़ती है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि अपने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 5-10 दिन 20 दिन भी अगर उसमें जाते हैं तो वो एक ईएसी एक जेन्युइन ईएसी एस्पिरेंट के लिए वो अच्छी बात नहीं है ना। ईएसी अगर कोई ईएसी की अगर तैयारी करता है तो उसको पूरे डेडिकेशन के साथ सिर्फ ईएसी पे फोकस करना होता है, 10 से 12 घंटे रोज़ के पढ़ने होते हैं, है ना। और अगर कोई बंदा ऐसा करता है कि कंटिन्यूसली लगा हुआ है तभी उसका जाके ईएसी में सिलेक्शन होता है। अदरवाइज़ यू नो ईएसी में तो बिल्कुल भी लक वक कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ मेहनत है। जो लोग मेहनत करता है ना उसी में उसका सिलेक्शन होता है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस करी। हो सकता है अगर आपको अच्छा ना भी लगा हो, पर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।